फ्रेंड्स, वेलकम टू एमगेट। मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका। कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट के अंदर अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेबिलिटी के बारे में। टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस हमने कवर कर लिया है, स्टेडी स्टेट एरर के बारे में सारा कुछ जान लिया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं राउथ रूल्स के बारे में। तो राउथ रूल्स एक स्टेबिलिटी क्राइटेरिया का टॉपिक है, जो टाइम के अंदर हम स्टेबिलिटी की जो एनालिसिस करते हैं वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। दो टॉपिक है, राउथ रूल्स क्राइटेरिया और रूट लोकस, जो कि आपको टाइम के साथ स्टेबिलिटी बताते हैं। और बात की जाए स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी हम लोग बेसिकली स्टेबिलिटी की बात करें तो हम लोग स्टेबिलिटी को कहते हैं कि जब तक सिस्टम स्टेबल नहीं होगा तब तक हम लोग उसको यूज़ नहीं करेंगे। कौन सी रेंज होगी इसकी और किस तरीके से हम लोग सिस्टम को स्टेबल करने वाले हैं, किस तरीके से देखने वाले हैं कि हमने जो सिस्टम डिजाइन किया है वो स्टेबल है कि नहीं। तो हम लोग इसके लिए दो तरीके की स्टेबिलिटी यूज करते हैं। एक होती है एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड सेकेंड वन जो होती है वो होती है रिलेटिव स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी। अब बात करें इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये क्या होती है, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी क्या होती है, रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होती है, ये चीज़ें क्या होती है। तो हम लोग बात करें तो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी की बात करें तो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी के अंदर हम लोग जो स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं सिस्टम की, वो डिसाइड करते हैं लोकेशन ऑफ पोल्स। लोकेशन ऑफ पोल्स से पोल्स किसी सिस्टम की यदि स्टेबिलिटी हम एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी से डिसाइड करेंगे तो वो डिसाइड करेंगे हम लोकेशन ऑफ पोल्स से, कि उसके पोल्स किस लोकेशन पर होंगे तो सिस्टम स्टेबल होगा, किस लोकेशन से बाहर होंगे तो उसके स्टेबिलिटी, किस लोकेशन से बाहर होंगे तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। ये चीजें हम लोग डिसाइड करते हैं लोकेशन ऑफ पोल्स से एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी के अंदर। और बात करें रिलेटिव स्टेबिलिटी के अंदर, तो रिलेटिव स्टेबिलिटी के हम लोग अंदर जो हम लोग डिसाइड करते हैं किसी सिस्टम की स्टेबिलिटी, वो डिसाइड करते हैं किसी अदर पैरामीटर, किसी रिलेटिव पैरामीटर से। इट मीन्स अदर पैरामीटर्स से हम लोग डिसाइड करेंगे। अदर पैरामीटर्स से यदि किसी सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में बताएंगे तो वो हो गया आपके पास रिलेटिव स्टेबिलिटी। जैसे बात करें जीटा हो गया, गेन मार्जिन हो गया, फेज मार्जिन हो गया। इससे अपन लोग किसी सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में यदि बात करेंगे, गेन मार्जिन पॉजिटिव होगा तो सिस्टम स्टेबल होगा, फेज मार्जिन पॉजिटिव होगा तो सिस्टम स्टेबल होगा। दोनों पॉजिटिव हुए तभी सिस्टम स्टेबल होगा, यदि एक भी नेगेटिव हुआ तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। जीटा यदि पॉजिटिव हुआ तो सिस्टम स्टेबल होगा, जीटा यदि नेगेटिव हुआ तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। ये चीजें हम लोग रिलेटिव स्टेबिलिटी में बात करेंगे। और गेन मार्जिन, फेज मार्जिन की हम बात करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के अंदर। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस से जब हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे उसमें गेन मार्जिन, फेज मार्जिन की बात करेंगे। जीटा की बात हमने सेकंड ऑर्डर सिस्टम में कर ली है। फिलहाल राउथ रूल जो आपके पास स्टेबिलिटी जो देता है वो देता है एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। तो आपको देखो लिखें अगर, तो राउथ रूल की बात करें तो अपन लिखें, तो बात करें तो इट्स गिव absolute stability of system। सेकेंड बात करें ये एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, इट मीन्स स्टेबिलिटी इज डिसाइडेड बाय लोकेशन ऑफ फॉल्स, लोकेशन ऑफ फॉल्स। थर्ड यदि लिखें इट्स एप्लीकेबल फॉर बोथ OLTF एंड CLTF। ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। फॉर CLTF we consider characteristic इक्वेशन। क्लोज लूप सिस्टम के लिए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं और वो होती है 1+GH। बात करें आपके पास कोई क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन यदि इस तरीके से लिखते हैं अपन, कोई सिस्टम है उसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन यदि लिखना यूनिटी नेगेटिव फीडबैक के लिए तो इस तरीके से लिखते हो आप। और इस डिनोमिनेटर वाली टर्म को कैरेक्टरिस्टिक, यदि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के अंदर इस डिनोमिनेटर वाली टर्म को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख कहते हैं।
और इसके जो रूट्स होते हैं, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वही डिसाइड करते हैं सिस्टम की स्टेबिलिटी। और आप इन रूट्स को आप पोल्स भी कह सकते हो, पोल्स ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। यदि क्लोज लूप सिस्टम के पोल्स स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं। अब बात करते हैं, यदि आपको ओपन लूप सिस्टम दे रखा है और आपको पूछा है कि ये सिस्टम स्टेबल है कि नहीं, तो आप उसका भी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, OLTF के भी स्टेबिलिटी आप राउथ क्राइटेरिया से बता सकते हो, क्योंकि OLTF के भी पोल्स होंगे और उन पोल्स की लोकेशन को देख के आप OLTF के लिए भी एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी, क्योंकि OLTF का जो डिनोमिनेटर वाली टर्म होगी उसके अंदर उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी। OLTF की बात कर रहा हूँ मैं, पर्टिकुलर जो बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होती है किसी सिस्टम के लिए, वो 1+GHSS होती है। बट OLTF जो सिस्टम दिया है, यदि पर्टिकुलर उस सिस्टम की स्टेबिलिटी की बात की जाए, तो आप लोगों के अंदर OLTF के लिए भी पोल्स होंगे और उन पोल्स की भी इक्वेशन होगी, और वो पोल्स की इक्वेशन होगी वही उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी, और उससे अपन डिसाइड करते हैं कि किसी सिस्टम के स्टेबल है या नहीं। अब बात करें ये राउथ रूट्स क्राइटेरिया जो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी देता है आपको, पोल्स की लोकेशन देख के देता है। तो राउथ में आपके पास, आपको पता है कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो आपके पास इस तरीके से होगी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो इस तरीके से होती है, 1+GH, और 1+GH आपको पता है कि ये एक पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल ऑफ एस टर्म, एस की टर्म का पॉलिनोमियल होता है। तो हम लोग इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को यदि मैं k ऑफ एस कहूँ और इसको मैं पॉलिनोमियल की टर्म में रिप्रेजेंट करूँ, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ उसको मैं, प्लस a2 s ऑफ n-2 n-2 प्लस डैश प्लस an-1 s प्लस an। इस तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और इस पॉलिनोमियल के कुछ ना कुछ रूट्स होंगे और वही क्लोज लूप सिस्टम के पोल्स होंगे, क्योंकि 1+GH जो होता है वो डिनोमिनेटर में क्लोज लूप सिस्टम की, और क्लोज लूप सिस्टम के डिनोमिनेटर को यदि 0 के इक्वल कर दो तो इसके पोल्स निकलते हैं, और इसके पोल्स यदि मतलब के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स। अब राउथ ने एक टेबल बना के बताइए, RS टेबल की बात करें तो राउथ ने एक टेबल बना के बताइए, इस टेबल के अंदर आप डिस्कस करें तो इस तरीके की कुछ टेबल बनाई है राउथ और विल्स ने, और इन्होंने यहाँ पर जो लिखा है वो SN, S of n-1, S of n-2, S of n-3 एंड S तक जाएगा ये। और यहाँ जो आपके पास इन कॉलम्स में जो राउथ ने वैल्यू लिखी है, इन कॉलम्स के अंदर जो वैल्यूज लिखी है वो लिखी है आपके पास s⁴n का कोफिशिएंट, उसके बाद s⁴n-1 का कोफिशिएंट यहाँ पुट किया है उसने। उसके बाद बात करें तो s⁴n-2 का कोफिशिएंट उसने यहाँ लिखा है, और फिर s⁴n-3 का कोफिशिएंट यहाँ लिखा है, यहाँ 0, 2, 4 एंड 6 एंड दिस बात करें तो इसके पास 1 और 7। इस तरीके से यदि n इवन है तो आपके पास 0 वाला आएगा, 2 वाला आएगा, 4 वाला आएगा, 6 वाला आएगा। यदि n ओड है तो यहाँ 1 वाला आएगा, 2 वाला आएगा, 1 वाला आएगा, 3 वाला आएगा, 5 वाला आएगा। यदि आपके पास n ओड है, इट मीन्स n ओड है, इट मीन मान लीजिए आपको एग्जाम्पल कंसिडर करो 3, तो इस टेबल के अंदर जो आएगा आपके पास S3, और उसके बाद यदि n इवन है तो कंसिडर करूँ मैं, यदि 4 है तो यहाँ पर S4 वाला आएगा, तो S4 के बाद S2 वाला आएगा, S0 वाला आएगा, S3 आएगा उसके बाद यहाँ पर। तो इस तरीके से उसने एक टेबल बनाई है। अब जो नेक्स्ट SN-2 के जो कोफिशिएंट निकालना है आपको, यहाँ पर जो एक रोज निकालनी है n-2 वाली रोज निकलेगी, वो उस तरीके से निकाली है उसने कि सबसे पहले आपको A1 को मल्टीप्लाई करना है A2 के साथ, फर्स्ट ये करना है, A1 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं A2 के साथ। उसके बाद सेकंड जो करना है वो करना है आपको A3 को मल्टीप्लाई करना है आपको A0 के साथ, माइनस साइन के साथ A0 A3, और इस टर्म को डिवाइड करना है इस A1 के साथ। तो ये जो SN-1 के जो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट जो आया है वो इस तरीके से आएगा। उसके बाद बात करें तो सेकंड जो निकालना है, इसके लिए सेकंड कॉलम का जो कोफिशिएंट आएगा S⁴n-2 वाली की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, इस A1 को मल्टीप्लाई करना है A4 के साथ, A1 को मल्टीप्लाई A4 के साथ, माइनस साइन के साथ A0 को मल्टीप्लाई करना A5 के साथ,
A0 को मल्टीप्लाई किया A5 के साथ और उसको A1 से डिवाइड किया। इस तरीके से सेम इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और फिर यहाँ वैल्यू आएगी तो A1 इंटू A6 माइनस A0 A7 डिवाइडेड बाई A1। इस तरीके से कुछ ना कुछ वैल्यू डाली। उसके बाद एक Sn-3 की जो वैल्यू निकालनी है वो ऐसे निकलेगी कि ये मल्टीप्लाई किया इधर तो इसको मल्टीप्लाई करना इधर, इसको मल्टीप्लाई करना इधर, तो कुछ ना कुछ मान लीजिए आप यहाँ निकाल रहे हो तो A1 A2 माइनस A0 A3 डिवाइडेड बाई A1 का मल्टीप्लाई करो आप A3 के साथ माइनस साइन के साथ, फिर A1 A4 माइनस A0 A5 डिवाइडेड बाई A1 और मल्टीप्लाई करो A1 के साथ और डिवाइड कर दो इस वाली टर्म को A1 A2 माइनस A0 A3 डिवाइडेड बाई A1। तो ये जो आएगा आपके पास ये एक कॉलम आ जाएगा, ये कॉलम से और ये रोज है। अब इस कॉलम की साइन को देख के सिस्टम की स्टेबिलिटी बताता है राउट। तो आप इस टेबल को बना लीजिए और फिर मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से वो स्टेबिलिटी बताता है। तो आई होप आपने टेबल बना ली होगी। तो आप ये टेबल बना के कोफिशिएंट आपने निकालना आ गए होंगे। अब बात करें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अंदर तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने k ऑफ s मानी थी, तो इसकी बात करें तो आपके पास A0 s ऑफ n प्लस A1 s ऑफ n माइनस 1 प्लस A2 s ऑफ n माइनस 2 प्लस टेस्टेड s an माइनस 1 s प्लस a ये है। तो राउट जो कहता है वो स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहली जो बात करता है वो कहता है कि पहला पॉइंट इसके अंदर लिखेंगे। राउट कहता है कि आपके पास पहला कहता है वो कि आपके पास जो स्टेबिलिटी के बारे में जो डिसाइड करता है वो कौन सी टर्म करती है। जो पहली कंडीशन जो उसने बताई है, कंडीशंस फॉर स्टेबिलिटी के लिए जो बताई है, कंडीशंस फॉर स्टेबिलिटी के लिए बताई है उसने, कंडीशंस फॉर स्टेबिलिटी की जो बताई है उसने वो बताई है। पहली कंडीशन उसने कहा है कि all term of S is present in characteristic equation. All term of S is present in characteristic equation, then system is stable. अब यहीं तक बात नहीं हुई। उसके बाद सेकंड कंडीशन उसने बताई है, सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। आपको एक बात बता दूं मैं, उसके बाद उसने कहा है all coefficient of S term in characteristic equation are same sign। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के सारे जो एस टर्म के कोफिशिएंट है A0 हुआ A1 हुआ A2 हुआ ये सारे सेम साइन के होने चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तब सिस्टम स्टेबल होगा। उसके बाद थर्ड जो बताई है उसने कहा है ऑल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ RH table is same sign। उसने कहा है कि चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो बट सेम साइन के होने चाहिए। RH टेबल के ऑल कोफिशिएंट जो फर्स्ट कॉलम के जो कोफिशिएंट है वो सेम साइन के होने चाहिए। हम लोग कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी देख रहे थे, तो कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी में हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए थे कि सारे एस के टर्म प्रेजेंट होने चाहिए उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अंदर। उसके बाद कोई भी मिसिंग टर्म नहीं होना चाहिए, सारे कोफिशिएंट सेम साइन के होने चाहिए। और बात करें तो RH टेबल के फर्स्ट कॉलम के वन साइन जो होने चाहिए वो सेम साइन होने चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। इसमें कंडीशन है कि चाहे पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो, ये चीज़ें थी अपने पास। अब फर्स्ट कॉलम को क्यों कंसीडर किया है तो मैं बताऊं आपको। फर्स्ट कॉलम को कंसीडर किया है क्योंकि अपन ने RH टेबल जब बनाई थी तो उसके अंदर जो भी फर्स्ट कॉलम के कोफिशिएंट निकाले थे उसमें A1 से डिवाइड किया था और A1 का ही मल्टीप्लाई A0 और A1 का मल्टीप्लाई किया था अपन ने अदर कॉलम के कोफिशिएंट के साथ। तो आप लोगों को पता होगा तो RH टेबल कुछ इस तरीके से थी जिसमें अपन यहाँ फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड माने, इसको थर्ड माने, इसको फोर्थ माने।
इसको 5th माने हैं, इसको 6 माने हैं, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। तो इसका मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ किया था फर्स्ट, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई किया था और इस पॉइंट से डिवाइड किया था, तो यहाँ कोई कोफिशिएंट आया था। अब फिर मैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया और इसी से डिवाइड किया था, तो कुछ नेक्स्ट वन यहाँ पर आया था। तो मैंने इस पर्टिकुलर फर्स्ट कॉलम की टर्म से मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, इसलिए मैंने फर्स्ट कॉलम का साइन को कंसिडर किया है इसके अंदर। अब इस RH क्राइटेरिया में कुछ केसेस हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो केस फर्स्ट जो है उसको हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू ही समझेंगे केस को। तो बात करें केस फर्स्ट की, तो केस फर्स्ट जो है इसके अंदर, केस फर्स्ट उसमें जो पहला केस है वो है कि आपके पास व्हेन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम इज 0। मान लीजिए फर्स्ट कॉलम के अंदर कोई 0 आ जाए तो क्या करेंगे, तो उसको करते हैं अपन, कैसे करेंगे वो देखते हैं अपन। तो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं आपसे डिस्कस करने के लिए, कि क्वेश्चन लेता हूँ मैं उसको डिस्कस करने के लिए। तो क्वेश्चन है मेरे पास S5 प्लस S4 प्लस 2S क्यूब प्लस 2S स्क्वायर प्लस 3S प्लस 5, ये कोई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखी है आपको, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखी है और पूछा है सिस्टम स्टेबल है या नहीं से। तो आप लोगों को चेक करना है ये सिस्टम स्टेबल है कि नहीं। तो हम लोग इसके लिए RS टेबल बनाएंगे। तो RS टेबल अपन बना रहे हैं इसके लिए। पहला कैसे कि फर्स्ट कॉलम का यदि कोई एलिमेंट 0 हो जाए तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसके लिए RS टेबल बनाते हैं। मैंने आपको बताया था RS टेबल बनाना। सबसे पहले RS टेबल के अंदर देखते हैं इसके अंदर कोई कोफिशिएंट मिसिंग तो नहीं है। 5 4 3 2 1 0, नहीं कोई मिसिंग टर्म नहीं है इसके अंदर, ये 5 है। उसके बाद देखें तो सारे कोफिशिएंट के साइन सेम है ना, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सारे कोफिशिएंट के साइन भी सेम है। इट मीन्स RS टेबल ड्रॉ करेंगे स्टेबिलिटी चेक करने के लिए। यदि कोई चीज़ मिसिंग होती तो हम लोग डायरेक्ट कह देते कि सिस्टम अनस्टेबल होगा, बट अब RS टेबल के ड्रॉ करनी पड़ेगी इसके लिए। तो S5 का कोफिशिएंट 1, उसके बाद 3 का देखेंगे, ये होगा 2, उसके बाद 1 का देखेंगे तो 3, इधर 1 इधर 2 और इधर 5। अब S3 का कोफिशिएंट निकालना मैंने बताया था आपको। सबसे पहले करना है इसको मल्टीप्लाई, देन ये फर्स्ट होगा, उसके बाद सेकेंड होगा, उसके बाद इससे डिवाइड करना है, ये थर्ड होगा। तो करते हैं अपन 1 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू 2 2 डिवाइडेड बाई 1, इट मीन्स 0। अब नेक्स्ट निकालते हैं 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 5 5, 3 माइनस 5 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1, इट मीन्स -2। आगे अब फर्स्ट कॉलम का जो कोफिशिएंट था, ये चीज़ मैंने बताई थी कि फर्स्ट कॉलम का कोफिशिएंट 0 हो जाए, इट मीन्स ये चीज़ 0 हो गई। अब इस जगह 0 आ गया, ये 0 हो गया। तो इस 0 को हटाने के लिए हम लोग एक एडिशनल टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं इसके अंदर। इस 0 को आप D मान लीजिए, इस 0 को आप कोई भी D मान लीजिए और फिर अगेन सेम टू सेम प्रोसेस को फॉलो कीजिए। इस 0 को आप D मानो और अगेन सेम प्रोसेस को फॉलो करो। तो सेम प्रोसेस कैसे फॉलो होगी, इस D का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो 2D, माइनस साइन ऑलरेडी और -2 आएगा तो माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय इस D से डिवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेम चीज, D का मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ और फिर D का डिवाइड करेंगे, इट मीन्स 5D डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 5। अब S1 का कोफिशिएंट निकालेंगे, तो S1 वाले कॉलम का, तो S1 इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इससे डिवाइड करेंगे। तो अपन मल्टीप्लाई करते हैं -2 2D प्लस 2 डिवाइडेड बाई D माइनस 5D डिवाइडेड बाई 2D प्लस 2 डिवाइडेड बाई D।
तो S1 का कोफिशिएंट आ गया, यहाँ आएगा आपके पास, इसका मल्टीप्लाई करें जीरो के साथ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, डी का मल्टीप्लाई करेंगे जीरो के साथ, तो इट मीन्स इसका जीरो आएगा। अब S0 का कोफिशिएंट जब निकालोगे आप, तो S0 को इसका मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, इसका मल्टीप्लाई किया जीरो के साथ, तो 0 5 पर सेम चीज़ डिवाइड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 5। अब आपको एक काम करना है, इस S2 वाली टर्म में आपके पास D इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो आपको इसको सोल्व करने के लिए अपन को पता है कि ऑलरेडी D की वैल्यू 0 है, यहाँ पर D टेंड्स टू 0 है, इट मीन्स D की वैल्यू 0, तो अपन इस चीज को सोल्व करेंगे लिमिट लगा के। तो S2 वाले को सोल्व करेंगे, लिमिट D टेंड्स टू 0, 2D प्लस 2 डिवाइडेड बाई D, 2D प्लस 2 डिवाइडेड बाई D, इट मीन्स ये क्या आ रहा है आपके पास, देखो तो ये आएगा आपके पास 2D प्लस 2 डिवाइड बाई D, इस चीज की वैल्यू आएगी आपके पास कि D को 0 पुट किया तो यहाँ 0 पुट किया, तो 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 0, इट मीन्स 0 डिवाइडेड बाई समथिंग डिवाइडेड बाई 0 इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली वो इनफाइनाइट है। अब आपको पता है कि किसी चीज़ का मल्टीप्लाई इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई D इंटू 5D डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट, इट मीन्स इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट, तो क्या आएगा आपके पास, आपको देखें तो ये 2D प्लस 2 से इसके अंदर भी अब D की वैल्यू है, तो इसको भी लिमिट लगा के सोल्व करना पड़ेगा, तो आपको उसको लिमिट लगा के सोल्व करना है। तो देखो लिमिट D टेंड्स टू 0, मैं इस 2D प्लस 2 डिवाइडेड बाई D से 2D प्लस 2 डिवाइडेड बाई D को कैंसिल आउट कर रहा हूँ, तो यहाँ -2 माइनस 5D डिवाइडेड बाई 2D प्लस 2 डिवाइडेड बाई D। अब D की मैं वैल्यू पुट करने वाला हूँ 0, तो -2 तो रहेगा, -2 तो रहेगा, और D जैसे ही 0 हुआ ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो इसकी वैल्यू आएगी -2। तो इस पर्टिकुलर इस चीज़ की वैल्यू आ गई अपने पास -2, और ये 5 सेम है। तो अब मैं फर्स्ट कॉलम के कोफिशिएंट को लिख लेता हूँ एक बार, कि फर्स्ट कॉलम का पहला कोफिशिएंट 1 है, उसके बाद अगेन 1 है, उसके बाद 0 है जो कि मैंने D माना है, उसके बाद इनफाइनाइट है, उसके बाद -2 है, उसके बाद 5 है। अब मैं चेक करूं कि फर्स्ट कॉलम के कोफिशिएंट के जो साइन है, फर्स्ट कॉलम के कोफिशिएंट के जो साइन है वो देखूं, तो फर्स्ट कॉलम के कोफिशिएंट का साइन यहाँ पर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसका बात करें तो ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब मैंने बताया था कि यदि सिस्टम की स्टेबिलिटी डिसाइड होगी फर्स्ट कॉलम के साइन से, और यदि सिस्टम के फर्स्ट कॉलम के साइन से यदि चेंज हो रहे हैं, जितने टाइम साइन चेंज होंगे उतने ही रूट राइट हैंड साइड में होंगे। तो कितने साइन चेंज हो रहे हैं वो हम देखने वाले हैं। पॉजिटिव से पॉजिटिव नो साइन चेंज, पॉजिटिव टू पॉजिटिव नो साइन चेंज, पॉजिटिव टू पॉजिटिव नो साइन चेंज, पॉजिटिव टू नेगेटिव 1 साइन चेंज, फर्स्ट साइन चेंज हो रहा है इधर, और सेकंड साइन चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, ये सेकंड साइन चेंज है। इसका मतलब यहाँ पर 2 बार साइन चेंज हो रहे हैं, 2 टाइम्स साइन चेंज हो रहे हैं, 2 टाइम्स साइन चेंज, इट मीन्स हम लोग कहेंगे कि 2 पोल्स एट राइट हैंड साइड, 2 पोल्स इस सिस्टम के इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के 2 पोल्स जो होंगे वो राइट साइड में होंगे। तो ये था पहला केस। इसके अंदर मैंने बताया कि यदि फर्स्ट कॉलम की कोई टर्म 0 हो जाए तो उसको D कंसीडर करेंगे और उस D से पूरे टर्म को सोल्व करेंगे, उसके बाद लिमिट पुट करेंगे D टेंड्स टू 0 और आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे। ये मैंने किया है, D पुट किया, उसके बाद D टेंड्स टू 0 पुट किया और सारी चीज़ें सोल्व की। उसके बाद साइन चेंज देखा, तो कितनी बार साइन चेंज हो रहा है उतने पोल राइट हैंड साइड में होंगे उस क्लोज लूप सिस्टम के। तो इट मीन्स कहेंगे कि जो सिस्टम जो है सिस्टम इज अनस्टेबल, सिस्टम अनस्टेबल होगा। तो ये था पहला केस अपना जो मैंने दिखाया आपको फर्स्ट कॉलम का, जब कोई एलिमेंट 0 हो जाए तो कैसे सोल्व करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि केस 2 की बात करूं तो केस 2 हम लोग देखने वाले हैं कि यदि किसी केस 2 की बात करें हम लोग तो केस 2 मेरे पास क्वेश्चन है केस 2 का कि केस सेकंड की बात करें, इफ
all element of रो इज 0, और ये जो रो होगी ये होगी ऑल एलिमेंट ऑफ ओड रो इज 0। ओड रो इज 0 इट मीन्स जो ओड रो होगी या तो S7 वाली, S5 वाली, S3 वाली, S21 वाली, ये रोड 0 हो सकती है इसके अंदर। एक बात का ध्यान रखें, RS टेबल के अंदर इवन वाली रो कभी भी 0 नहीं होगी, इवन वाली रो कभी भी 0 नहीं होगी, ओड वाली रो ही हमेशा 0 होगी। तो इस चीज़ को अपन इस क्वेश्चन से देखते हैं कि कैसे ओड रो यदि 0 हो जाए तो कैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग। उसके अंदर हम एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे और ऑक्सिलरी इक्वेशन से हम फिर उसकी डिफरेंशिएशन करके उसके लिए ओड रो निकालेंगे। तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपको बताऊं, मैं क्वेश्चन की बात करें तो यदि ओड रो 0 हो जाए तो S6 प्लस 3S5 प्लस 4S4 प्लस 6S³ प्लस 5S² प्लस 5S² प्लस 3S प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये अपने पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और इसको कहा है कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं, चेक करनी है स्टेबिलिटी। सबसे पहले स्टेबिलिटी चेक करने के लिए 3 कंडीशंस लिखाई थी मैंने आपको। पहले देखना है कि सारे कोफिशिएंट जो है वो सेम साइन के होना चाहिए किसी भी एस टर्म के। तो सारे कोफिशिएंट सेम साइन के, कोई भी एस टर्म मिसिंग नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी एस टर्म मिसिंग है, 6 5 4 3 2 1 0, कोई भी मिसिंग टर्म नहीं है इसके अंदर, कोई भी मिसिंग टर्म प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स हमें चेक करना पड़ेगा RS टेबल से कि कितने पोल राइट साइड में है, सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है। यदि एक पोल भी राइट साइड में एग्जिस्ट हुआ, एक बार भी फर्स्ट कॉलम के अंदर साइन चेंज हुआ, इट मीन्स पोल्स राइट साइड में होंगे, और पोल्स राइट साइड में हुए तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। इस ओड रो के अंदर आपसे बात करूँ मैं, इस ओड रो के अंदर देखते हैं अपन S6 S5 S4 S3 S2 S1 एंड S0। इसके लिए फर्स्ट 1 4 1 4 5 2, S5 में लिखें 3 6 3 0। S4 के लिए फर्स्ट कोफिशिएंट निकालेंगे अपन, 3 into 4 12 minus 6 डिवाइडेड बाई 3 इट मीन्स 2। इसके लिए निकालते हैं नेक्स्ट 3 into 5 15 minus 3 12 डिवाइडेड बाई 3 4। 3 into 2 6 minus 0 डिवाइडेड बाई 3 इट मीन्स 2। 2 into 6 नेक्स्ट वन S3 के लिए निकालेंगे, 2 into 6 12 minus 12 0। 2 into 3 6, 3 into 2 6 0। ये केस कंसीडर हो गया। 2 into 0 0 into 0 0। इट मीन्स यहाँ पर आया है कि ओड रो 0 हो गई। किसी भी यदि किसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में ओड रो 0 हो जाए, ओड रो 0 हो जाए तो, और हमेशा ही ओड रो ही 0 होगी। क्यों होगी? एक चीज कि ओड रो ही 0 होगी क्योंकि इससे ऊपर वाली जो है वो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे हम लोग। ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स जो होंगे वही उस सिस्टम के पोल्स भी होंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट होंगे वो इस सिस्टम के पोल्स भी होंगे। तो हम लोग देखते हैं कि ओड रो 0 हो गई है, तो इस ओड रो को निकालने के लिए क्या करेंगे? इस ओड रो को निकालने के लिए जिस टर्म वाली ओड रो 0 हुई है, इट मीन्स S³ वाली 0 हुई है, तो उससे एक एबव S4 वाली इवन रो को अपन कंसिडर करेंगे एक ऑक्सिलरी इक्वेशन। इस रो को कंसिडर करेंगे अपन। ये होगी आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं 2S4 प्लस 4S2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये होगी आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन। और इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स जो होंगे, वो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स होंगे।
और वही रूट्स उस क्लोज लूप सिस्टम के पोल्स भी होंगे। तो अपन इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकाल के भी बता सकते हैं कि सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकाल के भी बता सकते हैं सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में। तो अपन पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। इसको मान लीजिए कोई भी के ऑफ एस मान लीजिए इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को, तो डी के ऑफ एस डिवाइडेड बाई डी ऑफ एस करेंगे। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एस 4 इंटू 2 डिफरेंशिएशन किया 8s क्यूब प्लस 8s प्लस 0 इक्वल्स टू 8s क्यूब 8s। तो इस मीन्स यहाँ से मेरे पास कोफिशिएंट आए हैं, मेरे पास s क्यूब का जो कोफिशिएंट आया है वो 8 है, तो इसको 8 s1 का जो कोफिशिएंट आया है वो यहाँ पुट होगा, वो 8 है, इट मीन्स ये 8। बट आप एक काम कर सकते हो, यदि किसी रोज में से किसी रो के अंदर से आप कॉमन निकाल सकते हो किसी टर्म को, तो आप कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ से मैं 8 कॉमन निकाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ से 8 कॉमन निकालूँ तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। यदि किसी टर्म में से किसी रो में से कॉमन आ रहा हो, यहाँ से आप 1 कॉमन ले सकते थे, 2 कॉमन ले सकते थे, सॉरी 2 कॉमन यहाँ से ले लेते, यहाँ 1 हो जाता है, 2 हो जाता है, यहाँ 1 हो जाता। ये भी कर सकते थे इसके अंदर। यदि आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो, यहाँ से कॉमन ले सकते हो, किसी भी टर्म में से कॉमन ले सकते हो आप, तो वो लेके आप सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो मैं वापस इसको सोल्व करता हूँ। 1 इंटू 4 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 इट मीन्स 2 एंड 1 इंटू 2 2 डिवाइडेड बाई 1 इट मीन्स 2। अब यहाँ से एक चीज़ देखें, तो मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, इधर 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ जो 2 कॉमन लेने के बाद बचेगा वो 1 1 होगा। अब मेरे पास यहाँ है 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाई इट मीन्स 0 और अगेन 0 एंड 0 इट मीन्स ये भी 0, ये दोनों टर्म 0 हो गए, इट मीन्स फिर वो रो 0 हो गई। तो इससे ऊपर वाली जो उससे एक ज़्यादा वाली जो टर्म होगी वो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी। तो इसके अंदर नेक्स्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी आपके पास 2x2 सॉरी 2 कॉमन ले लिया था मैंने इधर, प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और इसको मैं टी ऑफ एस मान लेता हूँ। तो इसको डिफरेंशिएट करूँगा मैं, टी ऑफ एस डिवाइडेड बाई डी ऑफ एस इज इक्वल टू 2s प्लस 0। इट मीन्स जो मेरे पास जो कोफिशिएंट आया है वो s1 की टर्म का वो 2 आया है और यहाँ 0 आया है, तो ये 2 है। अब मैं s0 वाली टर्म निकालता हूँ यहाँ से, 2 इंटू 1 ये 1 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 1 आया यहाँ पे। अब ये जो नेक्स्ट यदि किसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में एक बार ओड रो 0 हो जाए और अगेन नेक्स्ट जब ओड रो 0 हो, तो वो जो नेक्स्ट जो ओड रो 0 होगी उसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी वो इसी का रूट्स होंगे, इसी का पार्ट होगा। तो आपको बताऊं, इसका यदि रूट निकालोगे तो इसके अंदर -1 + 1 जो रूट्स आएंगे, -1 + 1 जो रूट्स आएंगे वही रूट इसके भी होंगे। तो अपन इसके अलग रूट नहीं निकालेंगे, इसी के जो रूट्स होंगे वो इसके भी रूट होंगे, इसके जो रूट होंगे वो इसके भी रूट होंगे। एक चीज़ देखें आप, तो यदि इसको सोल्व करोगे आप तो इसके जो रूट्स निकलेंगे, इसके जो रूट्स निकलेंगे वो निकलेंगे आपके पास, इसके जो निकलेंगे वही निकलेंगे, क्योंकि आपको पता है S4 वाली टर्म एग्जिस्ट कर रही है। S4 वाली टर्म इट मीन्स 4 रूट्स होंगे इसके। यदि 2 आपने इसके कंसीडर कर लिया तो 2 और 4 6 हो गए। यदि आप इस टर्म को इससे डिवाइड करोगे, इसको इस पूरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को इससे डिवाइड करोगे तो S2 वाला टर्म आएगा कुछ ना कुछ, और S2 वाले टर्म के भी रूट होंगे। तो इसका मतलब हुआ कि यदि जो इसके रूट होंगे वो इसके रूट होंगे, तो कुछ ना कुछ इसके रूट्स होंगे, कुछ 2 रूट्स ऐसे होंगे जो इसके और इसके दोनों के सेम होंगे। ये बात आप ध्यान रखें। अब हम लोग कंसीडर देखें इसके अंदर, तो ये वाली भी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी है अपने पास यहाँ पर। तो इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स इसके अंदर एग्जिस्ट होंगे, तो हम लोग इसके रूट्स नहीं निकालेंगे, ओनली इसके रूट्स और 2 रूट्स और होंगे वो इसको डिवाइड करेंगे, इस वाली को इससे डिवाइड करेंगे और फिर एक टर्म बनेगी, उस S2 वाली टर्म के रूट्स निकालेंगे, वो होंगे इसके। अब हम यहाँ साइन देखते हैं, तो साइन देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर 0 वाला ये पॉजिटिव है,
ये वाला देखें तो ये भी पॉजिटिव है, +1 है, इधर देखें तो ये भी पॉजिटिव है, इधर ये देखें तो ये भी पॉजिटिव है। इनमें से हम लोग बात करें तो जो साइन है, साइन चेंज है, वो कहीं एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर ओड रो 0 हो रही है। तो यदि साइन चेंज एग्जिस्ट नहीं है और ओड रो 0 हो रही है तो उस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट निकालें, और उस ऑक्सिलरी इक्वेशंस के रूट्स यदि इमेजिनरी एक्सिस पर आ रहे हैं, यदि ऑक्सिलरी इक्वेशंस के रूट्स निकालें और यदि वो इमेजिनरी एक्सिस पर आ रहे हैं, अब मैं देखूँ तो स्पेस की कमी है, बट आपको एक चीज़ बता दूँ, ये टेबल ऑलरेडी बना लिया आपने, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ। अब ऑक्सिलरी इक्वेशंस के रूट्स की बात कर रहा हूँ मैं। यदि आपको मैं, ये अपने पास ऑक्सिलरी इक्वेशन है 2s4 + 4s2 + 2 = 0। यदि मैं 2 कॉमन निकालूँ यहाँ से तो 2s2 + 1 = 0। यदि मैं s² को यदि k मान लेता हूँ तो k² + 2k + 1 = 0 हो जाएगा, और मैं यहाँ से k की वैल्यू निकालूँ यदि -2 ± √4 - 4 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स -2 ± 0 डिवाइडेड बाय 1 आ रहा है यहाँ पे, प्लस डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 2, तो -1 आ रहा है आपके पास। इसके रूट्स k की वैल्यू -1 आ रही है, तो k की वैल्यू -1 आ रही है आपके पास, k की वैल्यू -1 आ रही है। तो यदि आप इसको सोल्व करें, k की वैल्यू -1 आ रही, तो k क्या था अपने पास, s² = -1 आ रहा है। तो आप यदि इसको सोल्व करें, s² = -1 आ रहा है आपके पास, तो इसको सोल्व करें तो k² इसमें 2 टर्म आएगी, तो k -1 × -1 आएगा, तो -1, -1 आ रहा है। और यदि s² -1, -1 आ रहा है तो s4 के जो रूट्स आएंगे वो आएंगे आपके पास +j -j +j -j। और मैंने आपको कहा था कि इसके जो रूट्स आएंगे वही इसके भी रूट्स होंगे। तो यदि इसको सोल्व करें, s² + 1 = 0 करें तो s² = -1 होंगे, और ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही है, आपको पता है, -1 और -1, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम ही है। तो इसके जो रूट्स आए हैं वो आए अपने पास +j -j, वो तो ये रूट्स हैं इसके +j +j -j। अब इनको यदि आप एस डोमेन में डिनोट करना चाहें तो यहाँ कहीं ना कहीं एग्जिस्ट होंगे, ये -j होगा, ये +j होगा, अगेन इस जगह एक और रूट होगा वो +j होगा, और अगेन ये -j होगा। इट मीन्स इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 रिपीटेड इमेजिनरी रूट्स हैं जो कि केवल j ओमेगा एक्सिस पर है। तो एक बात कहें तो यदि 2 रिपीटेड रूट यदि j ओमेगा एक्सिस पर आ जाए, 2 रिपीटेड रूट एट j ओमेगा एक्सिस, then we say the system is unstable। 2 रिपीटेड रूट, यदि यहाँ पर एक j ओमेगा होता और एक -j ओमेगा होता, इमेजिनरी रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं, आपको पता है। यहाँ यदि +j ओमेगा होता या -j ओमेगा होता, ये दूसरे j ओमेगा और -j ओमेगा नहीं होते, तो हम कहते हैं कि सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा। बट 2 रिपीटेड रूट आपके पास आ गए हैं सेम लोकेशन पर, सेम इमेजिनरी लोकेशन पर, वो भी j ओमेगा एक्सिस पर, केवल j ओमेगा एक्सिस पर, उसके अंदर रियल टर्म नहीं होनी चाहिए। यहाँ होते रूट्स तो वो बात अलग थी, उसकी स्टोरी कुछ अलग है, बट यहाँ j ओमेगा एक्सिस पर सेम रिपीटेड रूट्स आ गए तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। यदि सिंगल रूट आया, यदि केवल j ओमेगा होता और -j ओमेगा होता तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होता। इस चीज़ का ध्यान रखें। और ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स होंगे, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो ये थी अपने पास केस नंबर 2 की स्टोरी। अब बात करते हैं केस नंबर 3 के बारे में। तो केस नंबर 3 जो है वो देखते हैं कि केस नंबर 3 के अंदर क्या होता है। केस नंबर 3, और केस नंबर 3 के अंदर आपको एक कुछ ना कुछ दिया होगा क्वेश्चन,
और उसमें आपको पूछा जाएगा, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है आपको, वो दे रखा है जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, और वो दे रखा है आपको के डिवाइडेड बाई एस प्लस 2 एंड एस प्लस 4, ये दे रखा है आपको। और कहा है कि वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज जस्ट स्टेबल। के की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए CLTF जस्ट स्टेबल हो, क्लोज लूप जो फंक्शन है वो स्टेबल हो। तो हम लोग, आपको पता है कि किसी ओपन लूप सिस्टम से यदि आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं। आपको पता है कि किसी सिस्टम के लिए जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस जो होता है वो OLTF होता है, और 1 प्लस जी एच जो होती है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। यदि 1 प्लस इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कर दूँ मैं तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी। तो यदि मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखूँ तो वो आएगी 1 प्लस के डिवाइडेड बाई एस प्लस 2 एंड एस प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एस प्लस 2 एंड एस प्लस 4 प्लस के इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई अंदर एस स्क्वायर प्लस 2s इंटू एस प्लस 4 इज प्लस के इज इक्वल टू 0। एस स्क्वायर का तो एस क्यूब प्लस 4s स्क्वायर इंटू 2s 6s स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2s इट मीन्स 8s प्लस के इज इक्वल टू 0। और अब मैं इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाता हूँ तो एस क्यूब एस 2 S1 एंड S0 1 8 1 8 6 के 6 into 8 48 minus k, it means 48 minus k divided by 6 and then 0, here 0 0 6 into 0 1 into 0 0 divided by 6 0, 48k divided by this into this, it means k। और आपको पता है कि कहा है कि सिस्टम जस्ट स्टेबल होना चाहिए। जस्ट स्टेबल इट मीन्स इसके साइन जो चेंज होने चाहिए वो नहीं होने चाहिए, इसके अंदर साइन चेंज नहीं होने चाहिए। इट मीन्स ये टर्म भी पॉजिटिव होनी चाहिए और ये टर्म भी पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर के दो जो कॉलम के जो दो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, 1 एंड 6 पॉजिटिव है, तो आपको और चीज़ भी पॉजिटिव होना चाहिए। इट मीन्स हम लोग कहेंगे कि 48, यदि मैं बोलूँ 48 माइनस के डिवाइडेड बाई 6 इज ग्रेटर देन 0 एंड के इज ग्रेटर देन 0। यदि के ग्रेटर देन 0 है तो 48 माइनस 6 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एंड की कंडीशन लगेगी यहाँ पर, आपको देखना है। तो 6 को उधर ले गया मैं, 48 माइनस के इज ग्रेटर देन 0 एंड 48 इज ग्रेटर देन के। मतलब जो कहने का मतलब है कि जो के की जो रेंज होनी चाहिए वो 0 से बड़ा और 48 से छोटा होना चाहिए के, तब जाके सिस्टम के ये रूट्स जो हैं वो पॉजिटिव आएंगे। ये जो हम फर्स्ट कॉलम के सारे साइन पॉजिटिव आएंगे और सिस्टम स्टेबल होगा। तो के की वो वैल्यू जिसके लिए मतलब सिस्टम स्टेबल हो, तो के 0 और 48 के बीच में होना चाहिए तो सिस्टम स्टेबल होगा। अब देखते हैं केस नंबर 3। हमने ये डिस्कस किया है कि यदि कोई क्वेश्चन OLTF दे रखा हो और यदि आपको कुछ ये पूछ ले कि के की वो वैल्यू जिसके लिए सिस्टम स्टेबल हो तो कैसे निकालते हैं वो। अब मैं आपको कुछ 3 ये बना के बताता हूँ कि सिस्टम के केसेस। तो फर्स्ट केस की बात करें, केस नंबर 1 फर्स्ट, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। आपको जैसे कि ये कुछ फिगर है, एस प्लेन में बना रहा हूँ आपको, और यदि सिस्टम के पोल्स यहाँ दे रखे हैं, ये एक सिस्टम बनाया गया है। अगेन कोई सिस्टम है जिसके पोल्स यहाँ पर है। अगेन नेक्स्ट केस नंबर 2 की बात करें,
पेज नंबर 3 की बात करूँ मैं, दो तीन क्रॉस का मतलब है रिपीटेड रूट, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, -1 -5 -4, ये तो 0 होगा, ओरिजिन होगा, या -4 +2j, सॉरी -2j +2j 3 2 -1 +j -j 3j 3j -3j -3j, ऐसे कोई फिगर बने हुए हैं। पूछा है कि सिस्टम की स्टेबिलिटी, सिस्टम स्टेबल तभी होगा जब उसके सारे पोल्स जो होंगे वो लेफ्ट हाफ में होंगे। फर्स्ट कंडीशन, सारे पोल्स लेफ्ट हाफ में होने चाहिए। यदि इमेजिनरी एक्सिस पे पोल है तो उसकी कंडीशंस मैं यहाँ बताऊंगा आपको। यदि ओरिजिन पर पोल है तो फिर कंडीशन बताऊंगा। यदि सिस्टम का एक भी पोल राइट साइड में एग्जिस्ट करता है तो आप कह दो सिस्टम अनस्टेबल होगा, आँख बंद करके बोलते हैं ये सिस्टम अनस्टेबल, ये सिस्टम अनस्टेबल। राइट साइड में कोई भी पोल हो सिस्टम का, चाहे इमेजिनरी लोकेशन पे कितने ही पोल हो, कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा हो, बट राइट साइड में कोई भी पोल गया सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा डायरेक्ट। बट लेफ्ट हाफ की बात करें तो इस सिस्टम के दोनों पोल लेफ्ट साइड में, कोई भी पोल राइट साइड में नहीं है, इमेजिनरी एक्सिस पर भी एग्जिस्ट नहीं, इट मीन ये सिस्टम जो होगा वो स्टेबल होगा। इस सिस्टम की बात करें तो ये सिस्टम स्टेबल होगा, ये सिस्टम स्टेबल होगा। अब नेक्स्ट इसकी बात करें, इसमें वन पोल एट ओरिजिन एंड अगेन सेकेंड पोल -4 पे एग्जिस्ट कर रहा है, इट मीन्स बात करें तो ये सिस्टम स्टेबल होगा, क्योंकि वन पोल एट ओरिजिन इमेजिनरी एक्सिस पे यदि एक पोल भी है तो सिस्टम स्टेबल होगा या मार्जिनली स्टेबल होगा। बट रिपीटेड पोल्स आ गए, रिपीटेड पोल्स सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करेंगे तो फिर सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर वन पोल एट ओरिजिन, फाइनल वैल्यू थ्योरम भी वन पोल एट ओरिजिन पे एग्जिस्ट करेगी, इट मीन्स ये सिस्टम भी स्टेबल होगा। वन पोल एट ओरिजिन वाला सिस्टम भी स्टेबल होगा, टू पोल एट ओरिजिन हो जाए सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर RHS साइड में है तो अनस्टेबल होगा सिस्टम। पोल एट RHS, चाहे इमेजिनरी पोल्स दे रखे हो लेफ्ट हाफ में पोल से, बट राइट हैंड साइड में एक पोल आ गया, इस पोल्स ने सिस्टम को अनस्टेबल कर दिया, तो ये सिस्टम भी अनस्टेबल होगा। ये केस इसलिए लिए मैंने क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन जब बनेगी, एक पूरी रो जब किसी RS टेबल में 0 होगी तो उस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स जो आएंगे वो है तो इमेजिनरी आएंगे या फिर लेफ्ट हाफ में आएंगे। तो मैक्सिमम कंडीशंस होती है गेट के पेपर में कि इमेजिनरी लोकेशन पर आएंगे। अब यदि ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी लोकेशन पर आ जाए, और यदि ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स यदि डिफरेंट इमेजिनरी लोकेशंस पर आए, इट मीन्स यदि एक रूट यहाँ है तो कुछ एक और यहाँ आ जाए, मान लीजिए, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, यदि यहाँ आ जाए तो ये सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा। यदि रिपीटेड लोकेशन पे रूट्स नहीं आए इमेजिनरी एक्सिस पर तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा। यदि रिपीटेड लोकेशन पर रूट्स आ जाए, रिपीटेड लोकेशन पर रूट्स आ जाए तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें, सिस्टम के रूट्स इमेजिनरी है बट सिस्टम के रूट्स रिपीटेड लोकेशन पे नहीं है, सेम लोकेशन पे दो रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं इमेजिनरी लोकेशन पर, तो वो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा। और यदि दोनों रूट्स एक ही जगह एग्जिस्ट कर रहे हैं सिस्टम के तो वो अनस्टेबल होगा। ये चीज़ थी फिलहाल, ये ग्राफ से मैंने बताया आपको 3 केस लेके कि कैसे आपको डील करना है इन चीज़ों से। थ्योरेटिकल वे में अगर लिखना हो तो आप खुद से लिख सकते हैं कि सेम जगह पे यदि रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इफ टू रूट्स आर सेम इन इमेजिनरी एक्सिस देन द सिस्टम इज अनस्टेबल, एंड इफ रूट्स आर एग्जिस्ट इन imaginary axis and they are different location, then the system is marginally stable, and the all roots of the characteristic equation are in left half of the S plane, then the system is stable। ये तीनों conditions होती है सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में। यदि कोई भी one roots of the characteristic equation is left hand side, right hand side, then the system is unstable। तो ये थी सिस्टम के कुछ केसेस के बारे में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, RH क्राइटेरिया पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन वो करेंगे। थैंक यू।